नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बीए 5th सेमेस्टर हिंदी का जो दूसरा पेपर है, हिंदी का राष्ट्रीय काव्य, उसके 50 महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को लेकर के आया हूं। आपके ये प्रश्न आपके दूसरे पेपर के पूरे सिलेबस पर आधारित हैं। पूरे सिलेबस के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मैंने ये प्रश्न बनाया है। आइए बिना देर किए इन प्रश्नों का प्रैक्टिस शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वीर गाथा काल के किन्हीं 4 रासो काव्य के नाम लिखिए। यहाँ 4 रासो ग्रंथ के नाम लिखने हैं आपको। दोस्तों, आदिकाल में यानी वीर गाथा काल में बहुत सारे राजा ऐसे हुए जिनके दरबार में रह करके कवि रचना करते थे। इन कवियों को चारण कवि के नाम से जाना जाता था और इन चारण कवियों के द्वारा जिस प्रकार के काव्य की रचना की गई उसी को रासो काव्य के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर 4 रासो ग्रंथ के नाम दिए हुए हैं। पहला है पृथ्वीराज रासो, जो चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया था। दूसरा है परमाल रासो, जो जगनिक के द्वारा लिखा गया था। तीसरा है बीसल देव रासो, जो नरपति नाल्ह के द्वारा लिखा गया था। चौथा है हम्मीर रासो, जो सारंगधर के द्वारा लिखा गया था। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, हिंदी का पहला कवि कौन है। यहाँ हिंदी के प्रथम कवि के बारे में पूछा गया है, कौन है हिंदी के पहले कवि। दोस्तों, सरहपा को माना जाता है। सरहपा हिंदी के पहले कवि हैं और उनका समय है 7वीं शताब्दी। 7वीं शताब्दी में सरहपा विद्यमान थे और इनके द्वारा दोहा कोश नामक ग्रंथ की रचना की गई है। सरहपा के द्वारा दोहा कोश नामक ग्रंथ की रचना की गई है और इस सिद्धों की परंपरा में गिने जाते हैं। सरहपा की गणना सिद्धों की परंपरा में होती है। सिद्धों की संख्या दोस्तों 84 मानी जाती है। तीसरा प्रश्न है, चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे, यानी किसके दरबार में रहकर चंद्रबरदाई रचना करते थे। तो पृथ्वीराज चौहान के दरबार में रहते थे। पृथ्वीराज चौहान के मित्र थे, बाल सखा थे, उनके सलाहकार थे और उन्हीं के दरबार में चंद्रबरदाई रहते थे। और पृथ्वीराज चौहान के ऊपर ही चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ की रचना की थी, जो कुल 69 समय यानी 69 अध्याय में विभाजित है। चंद्रबरदाई दोस्तों हिंदी के पहले महाकवि माने जाते हैं और इनके द्वारा जिस ग्रंथ की रचना की गई थी पृथ्वीराज रासो, वह हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। चौथा प्रश्न है, आदिकाल को विद्वानों ने किन किन नामों से पुकारा है, यानी कौन सा विद्वान आदिकाल को किस नाम से पुकारता है, उसको यहाँ पर आपको लिखना है। तो आदिकाल जो नाम है दोस्तों, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा दिया गया था। उसके अलावा जो नाम है यहाँ पर, रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा था। ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारण काल कहा था। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा था। और यहाँ पर नाम इधर हो गया है, मिस्र बंधुओं ने इसको प्रारंभिक काल के नाम से पुकारा था। तो सभी नामों को आपको याद रखने हैं कि किस विद्वान ने आदिकाल को किस नाम से पुकारा था। पांचवा प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो में किस राजा के शौर्य का वर्णन है। तो पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया है और चंद्रबरदाई दोस्तों पृथ्वीराज चौहान के दरबार में रहते थे। तो पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान के शौर्य का वर्णन किया गया था। उन्हीं के दरबार में रह करके चंद्रबरदाई जो है रचना करते थे। छठा प्रश्न है, आल्हा खंड के रचयिता कौन है, यानी किसके द्वारा आल्हा खंड की रचना की गई थी। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा दोस्तों जगनिक। जगनिक के द्वारा आल्हा खंड की रचना की गई है। इनके द्वारा जिस ग्रंथ की रचना की गई थी उसका नाम है परमाल रासो। परमाल रासो और परमाल रासो का ही एक भाग है आल्हा खंड, जिसको 1865 में चार्ल्स इलियट के द्वारा संग्रहित करवाया गया था। सातवां प्रश्न है, भक्ति काल का समय सीमा निर्धारित कीजिए, यानी आपको यहाँ पर यह बताना है भक्ति काल की समय सीमा क्या है, कब से लेकर के कब तक भक्ति काल रही थी। तो दोस्तों रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल की जो समय सीमा है वो संवत 1375 से लेकर संवत 1700 तक है। यानी शुक्ल जी के अनुसार संवत 1375 से लेकर संवत 1700 भक्ति काल रही है। अगर इसको हम सन में बदलते हैं तो 1318 से लेकर के 1643 तक हो जाएगा। यानी भक्ति काल 1318 में शुरू हुई थी और 1643 तक चली थी। आठवां प्रश्न है, भक्ति काल को कितने भागों में विभाजित किया जाता है। दोस्तों भक्ति काल को मूलतः 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है निर्गुण भक्ति और दूसरा सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति से ही भक्ति काल की शुरुआत होती है और सगुण भक्ति जो है उसकी दूसरी धारा है। निर्गुण भक्ति को दोस्तों 2 भागों में फिर बांटते हैं। एक संत काव्य धारा, जिसके सबसे प्रमुख कवि जो है मलिक मोहम्मद जायसी थे। सॉरी दोस्तों,
एक संत काव्यधारा है जिसके सबसे प्रमुख कवि जो हैं वो कबीरदास थे। कबीरदास इसके सबसे प्रमुख कवि थे। दूसरी जो काव्यधारा है वो सूफी काव्यधारा है, और सूफी काव्यधारा के जो सबसे प्रमुख कवि हैं वो हैं मलिक मोहम्मद जैसी। दूसरा जो बांटा गया था सगुण भक्ति। सगुण भक्ति को भी दो भागों में विभाजित किया जाता है, एक राम काव्यधारा है और दूसरा कृष्ण काव्यधारा है। राम काव्यधारा के जो सबसे प्रमुख कवि थे उनका नाम है तुलसीदास, और कृष्ण काव्यधारा के जो सबसे प्रमुख कवि थे उनका नाम है सूरदास। 9वां प्रश्न है, इन्हें 4 प्रमुख संत कवियों के नाम लिखिए। यहाँ संत काव्यधारा के 4 कवियों के नाम लिखना है। हम सभी जानते हैं कि संत काव्यधारा जो है भक्ति काल की पहली काव्यधारा है, यहीं से भक्ति काल की शुरुआत होती है, और इस काव्यधारा के 4 कवियों के नाम हमें यहाँ पर लिखना है। पहला रैदास हो गया, दूसरा कबीरदास, तीसरा मलुकदास और चौथा नाम है सुंदरदास। कबीरदास जो है दोस्तों संत काव्यधारा के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनका जो जन्म है 1498 में हुआ था, 1498 में इनका जन्म हुआ था और 1518 में इनकी मृत्यु हुई थी। और इनकी रचना का नाम है बीजक, जो इनके शिष्य धर्मदास के द्वारा संग्रहित किया गया था। आप लोग गांव में एक फेमस पंक्ति सुनते होंगे, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। वो दास मलुक की ही पंक्ति है। और सुंदरदास जो है उस संत काव्यधारा के सबसे पढ़े लिखे हुए व्यक्ति थे। बाकी कोई भी संत काव्यधारा का व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं था सुंदरदास को छोड़ करके। 10वां प्रश्न है, रीतिकालीन वीर काव्य के प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। यहाँ रीतिकाल के वीर काव्यधारा के प्रमुख कवियों के नाम बताने हैं। तो पहला है गुरु गोविंद सिंह, जो सिखों के गुरु भी थे और कविता भी लिखते थे। दूसरा नाम है भूषण यानी महाकवि भूषण, जो शिवाजी के दरबार में रहते थे और छत्रसाल के दरबार में भी रहे थे। तीसरा नाम है लाल कवि यानी गोरेलाल पुरोहित। ये सभी क्या हैं, रीतिकाल के प्रमुख वीर कवि हैं, यानी वीरता से संबंधित कविता रीतिकाल में इन्होंने लिखी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 11वां प्रश्न है, भूषण की राष्ट्रीय चेतना से युक्त किन्हीं 2 रचनाओं का नाम लिखिए। इन राष्ट्रीय चेतना से युक्त भूषण के 2 रचनाओं के नाम यहाँ पर लिखना है। तो पहला हो जाएगा शिवा बावनी, जो शिवाजी के ऊपर लिखा गया है। दूसरा नाम है छत्रसाल दशक, जो छत्रसाल के ऊपर लिखा गया है। भूषण दोस्तों, भूषण का जो मूल नाम था वो था घनश्याम। घनश्याम भूषण का मूल नाम था। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें भूषण की उपाधि से नवाजा था। अगला प्रश्न है, शिवाजी की वीरता और शौर्य पर भूषण ने किस काव्य की रचना की। यानी किस भूषण के किस ग्रंथ में शिवाजी की वीरता का वर्णन किया गया है, उसको लिखना है। तो शिवा बावनी में भूषण ने शिवाजी के ऊपर लिखा है, यानी शिवाजी की वीरता का वर्णन जो है शिवा बावनी में भूषण ने किया है। 13 नंबर प्रश्न है, बाने फहराने घहराने घंटा गजन के इस पंक्ति के रचनाकार का नाम लिखिए। यानी किसने इस पंक्ति को लिखा है, तो यह भूषण की पंक्ति है। भूषण की पंक्ति है और भूषण जी यहाँ पर शिवाजी के सेना का वर्णन कर रहे हैं, किस प्रकार से उनकी सेना सजी हुई है। बाने फहराने घहराने घंटा गजन के किस प्रकार से हाथियों के गले में बधी हुई घंटी बज रही है, किस प्रकार से ध्वज लहरा रहा है, इस पंक्ति में उसी का वर्णन है। यह पंक्ति आपके सिलेबस में लगा हुआ है। यह भूषण की पंक्ति है, आपको इसे याद रखना है। इसके अलावा भूषण की एक प्रसिद्ध पंक्ति है जो आपके सिलेबस में लगा हुआ है, उसे भी याद रखना है। दारुन दैत हरनाकुश बिदारवे को, दारुन दैत हरनाकुश बिदारवे को, यह पंक्ति भी आपको याद रखना है। 14 नंबर प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह की 4 प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। यानी उनके 4 प्रमुख रचनाओं का यहाँ पर नाम लिखना है। सबसे पहले गुरु गोविंद सिंह के बारे में जान लेते हैं। गुरु गोविंद सिंह दोस्तों 22 दिसंबर 1666 में इनका जन्म हुआ था पटना में। पटना में इनका जन्म हुआ था। ये सिखों के 10वें गुरु माने जाते हैं, यानी 10वें और अंतिम गुरु हैं। इनके बाद सिखों का कोई गुरु नहीं हुआ। इनके द्वारा ही खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। यहाँ 4 रचनाओं का नाम उनका देख लेते हैं। अकाल अस्तुति, बचित्तर नाटक, चंडी दीवार और ज्ञान प्रबोध, ये गुरु गोविंद सिंह की 4 रचनाएं हैं। चारों रचनाओं को आपको याद रखना है। 15 नंबर प्रश्न है, दसम ग्रंथ का संबंध किससे है। किससे दसम ग्रंथ का संबंध है,
तो गुरु गोविंद सिंह से है। गुरु गोविंद सिंह के सभी रचनाओं का संग्रह दसम ग्रंथ के नाम से जाना जाता है, यानी उनकी जितनी भी रचनाएं हैं उनको दसम ग्रंथ नाम से संग्रहित किया गया है। 16 नंबर प्रश्न है, देह शिवा बर मोह इह, इस पंक्ति के रचयिता का नाम लिखिए। तो गुरु गोविंद सिंह की पंक्ति है जिसमें गुरु गोविंद शिवा से वरदान मांग रहे हैं और अपनी वीरता का वरदान मांग रहे हैं, विजयी होने का वरदान मांग रहे हैं। तो इस पंक्ति के रचयिता का नाम है गुरु गोविंद सिंह। 17 नंबर प्रश्न है, भारतेंदु युगीन किन्हीं दो कवियों के नाम लिखिए। यहाँ भारतेंदु युग के दो कवियों का नाम लिखना है। भारतेंदु युग दोस्तों 1850 से लेकर के 1900 तक के समय को माना जाता है और इस युग के दो कवियों के नाम लिखने हैं। तो पहला हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिनके नाम पर यह भारतेंदु युग पड़ा है, और दूसरा है प्रताप नारायण मिश्र। भारतेंदु युग के सबसे महत्वपूर्ण कवि हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनका जन्म दोस्तों 1850 में हुआ था और मृत्यु 1885 में हुआ था। 18 नंबर प्रश्न है, कवि वचन सुधा के संपादक कौन थे? किसके द्वारा, किसके संपादन में कवि वचन सुधा पत्र जो थी वो निकलती थी? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र इसके संपादक थे। इन्हीं के संपादन में यह पत्रिका निकलती थी और 1868 में इन्होंने इसका संपादन शुरू किया था। दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा कुल 3 पत्रिकाएं निकाली गई थी। एक हो गया कवि वचन सुधा जो इन्होंने 1868 में निकाली थी। इसके अलावा एक हरिश्चंद्र मैगजीन है जो 1873 में इन्होंने निकाली थी। एक है बाला बोधनी जो 1874 में इनके द्वारा निकाला गया था। आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका का संपादन वर्ष लिखिए। यानी किस वर्ष से सरस्वती पत्रिका का संपादन शुरू हुआ है उसको लिखना है। तो 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का संपादन शुरू हुआ था और इसके पहले संपादक थे चिंतामणि घोष। चिंतामणि घोष के द्वारा सबसे पहले इसका संपादन शुरू किया गया था। 1901 में इसके संपादक बने श्याम सुंदर दास और 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसका संपादन कार्य संभाला। 20वां प्रश्न है, कर्मवीर और जन्मभूमि कविता किसकी है? कर्मवीर जो आपके सिलेबस में कविता लगा हुआ है, कर्मवीर भी और जन्मभूमि भी। आपको बताना है कि कर्मवीर और जन्मभूमि कविता किसकी है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कविता है। हरिऔध जो है दोस्तों द्विवेदी युग के कवि हैं। इनका जन्म जो है 1865 में आजमगढ़ के निजामाबाद में हुआ था और 1947 में इनकी मृत्यु हुई थी। 21 नंबर प्रश्न है, द्विवेदी युगीन किन्हीं दो कवियों के नाम लिखिए। द्विवेदी युग के दो कवियों के नाम लिखना है यहाँ पर। द्विवेदी युग दोस्तों 1900 से लेकर के 1918 तक रहा है, यानी 1900 से 1918 तक के समय को द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है और इसी युग के दो कवियों के नाम यहाँ पर आपको लिखने हैं। तो एक हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त, दूसरा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। दोनों जो है द्विवेदी युग के सबसे महत्वपूर्ण कवि हैं। गुप्त जी को राष्ट्रीय कवि के रूप में जाना जाता है और हरिऔध को आधुनिक काल का सूरदास कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर प्रश्न है, उन्नत चित भय यार परस्पर प्रीति बढ़ावे, यह पंक्ति किसकी है? यानी किसके द्वारा यह पंक्ति लिखी गई है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति है। भारतेंदु हरिश्चंद्र दोस्तों भारतेंदु युग के कवि हैं। इनके नाम पे ही भारतेंदु युग का नाम भारतेंदु युग पड़ा है। 23 नंबर प्रश्न है, हरिऔध के किन्हीं दो महाकाव्य के नाम लिखिए। यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के दो महाकाव्य का नाम लिखना है यहाँ पर। तो पहला हो जाएगा प्रिय प्रवास और दूसरा है वैदेही वनवास। प्रिय प्रवास दोस्तों 1914 में लिखा गया था और इसे खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है और इसमें कुल 17 सर्ग हैं। प्रिय प्रवास में कुल 17 सर्ग हैं। दूसरा नाम है वैदेही वनवास। वैदेही वनवास की रचना इन्होंने 1941 में की थी और इसमें कुल 18 सर्ग हैं। वैदेही वनवास में कुल 18 सर्ग हैं। 24 नंबर प्रश्न है, भारत भारती किसकी रचना है? यानी किसके द्वारा भारत भारती की रचना की गई है? तो मैथिली शरण गुप्त के द्वारा भारत भारती की रचना की गई थी। 1912 में इन्होंने भारत भारती की रचना की है और इसी रचना को पढ़ करके यानी भारत भारती को पढ़ करके महात्मा गांधी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि प्रदान की थी। आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर प्रश्न देखते हैं,
छायावाद के 4 प्रमुख कवियों का नाम लिखिए। यहाँ छायावाद के 4 प्रमुख कवियों के नाम लिखने हैं। छायावाद दोस्तों 1918 से लेकर के 1936 तक के समय को माना जाता है, यानी 1918 से 1936 तक का समय हिंदी साहित्य में छायावाद के नाम से जाना जाता है। और इसके जो 4 प्रमुख कवि हैं, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा, यही चारों कवि छायावाद के आधार स्तंभ या 4 स्तंभ कहे जाते हैं। जयशंकर प्रसाद, निराला और पंत को मिलाकर के बृहत त्रयी का निर्माण होता है और इन्हें ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर प्रश्न है, छायावाद की परिभाषा दीजिए। छायावाद की एक परिभाषा देना है। यहाँ हमने नामवर सिंह का परिभाषा लिखा हुआ है। नामवर सिंह ने जो परिभाषा दिया है, छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है जो एक और पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता है, दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। यानी नामवर सिंह का मानना है कि छायावाद जो है वो स्वतंत्रता का काव्य है। वह 2 चीजों से स्वतंत्रता चाहता है, पुरानी रूढ़ियों से स्वतंत्रता चाहता है और दूसरी तरफ विदेशी पराधीनता यानी अंग्रेजों से भी स्वाधीनता चाहता है, स्वतंत्रता चाहता है। 27 नंबर प्रश्न है, जागो फिर एक बार किसकी रचना है। जागो फिर एक बार किसकी रचना है? तो निराला की रचना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है जागो फिर एक बार। निराला दोस्तों 1899 में इनका जन्म हुआ था निराला का, और 1961 में निराला की मृत्यु हुई थी। सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास इनके द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध लंबी कविताएं हैं। तुलसीदास खंड काव्य है एक प्रकार का, और सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा लंबी कविता के रूप में माना जाता है। सरोज स्मृति अपनी पुत्री की मृत्यु के शोक में इन्होंने लिखा है, तो हिंदी का इसे शोक गीत भी कहा जाता है। 28 नंबर प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखिए। यहाँ जयशंकर प्रसाद के 2 रचनाओं के नाम लिखने हैं आपको। पहला लहर हो जाएगा, जिसकी रचना इन्होंने 1933 में की थी। दूसरा कामायनी है, इसकी रचना इन्होंने 1935 में की थी। जयशंकर प्रसाद का जन्म दोस्तों 1889 में हुआ था और मृत्यु इनकी 1937 में हुई थी। कामायनी में कुल दोस्तों 15 सर्ग हैं। 15 सर्ग कामायनी में टोटल हैं। आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर प्रश्न है, अरुण यह मधुमेह देश हमारा, यह पंक्ति किसकी है? अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति दोस्तों जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है। और जयशंकर प्रसाद छायावाद के पहले कवि हैं, सबसे प्रमुख कवि हैं छायावाद के। और यह पंक्ति जो है चंद्रगुप्त नाटक से इनके लिया गया है। यानी इनका जो नाटक है चंद्रगुप्त, जो 1931 में इनके द्वारा लिखा गया था, उनकी एक जो नायिका है नाटक की कार्नेलिया, जो सेल्यूकस निकेटर की पुत्री है, उसी के द्वारा यह गाया जाता है। आपके सिलेबस में यह पंक्ति इनका लगा हुआ है। 30वां प्रश्न है, पुष्प की अभिलाषा और जवानी कविता के रचनाकार का नाम लिखिए। पुष्प की अभिलाषा और जवानी कविता के रचनाकार का नाम लिखना है। तो माखनलाल चतुर्वेदी की कविता है पुष्प की अभिलाषा और जवानी। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म दोस्तों 1889 में हुआ था होशंगाबाद में, और 1968 में इनकी मृत्यु हुई थी। 1913 में इन्होंने प्रभा नामक पत्रिका के संपादन की शुरुआत की थी। इनको एक भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता है। 31 नंबर प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान की 2 कविताओं के नाम लिखिए। यहाँ सुभद्रा कुमारी चौहान की 2 कविताओं का नाम लिखना है। पहला है वीरों का कैसा हो बसंत, दूसरा है झांसी की रानी। झांसी की रानी अत्यंत प्रसिद्ध कविता है, हम सभी ने पढ़ा है इसको। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म दोस्तों 1905 में हुआ था प्रयाग के निहाल में, यानी प्रयाग जिला के निहाल में 1905 में सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था, और 1948 में इनकी मृत्यु हुई थी। इनके 2 काव्य संग्रह बहुत प्रसिद्ध हैं, एक है त्रिधारा और दूसरा है मुकुल। 32 नंबर प्रश्न देखते हैं, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ किसकी रचना है? कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, किसकी रचना है? तो बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना है। बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना है। बालकृष्ण शर्मा नवीन का जन्म दोस्तों 1897 में हुआ था। 1897 में इनका जन्म हुआ था और 1960 में इनकी
मृत्यु हुई थी और 1960 में ही इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। कुमकुम 1939, कुमकुम जो है कुमकुम 1939 में लिखा गया, इनका प्रथम काव्य संग्रह है। 33 नंबर प्रश्न है, प्रभा पत्रिका का संपादन किसने किया, यानी किसके द्वारा प्रभा पत्रिका का संपादन किया जाता था? तो बालकृष्ण शर्मा नवीन के द्वारा किया गया था। बालकृष्ण शर्मा नवीन जो थे 1921 से लेकर के 1921 से लेकर के 1923 तक प्रभा पत्रिका का संपादन इन्होंने किया था और 1931 में इन्होंने प्रताप नामक पत्रिका की शुरुआत की थी। 34 नंबर प्रश्न है, हिमालय किसकी रचना है? हिमालय एक कविता है, आपसे पूछा गया है यह किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, यानी हिमालय की रचना रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा किया गया था। दिनकर को दोस्तों समय सूर्य कहा जाता है और अधैर्य का कवि भी कहा जाता है। इनका जन्म 1908 में हुआ था और मृत्यु इनकी 1974 में हुई थी। जन्म 1908 में हुआ था, मृत्यु इनकी 1974 में हुई थी। रेणुका, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी आदि इनके जो हैं काव्य संग्रह हैं। 35 नंबर प्रश्न है, कलम आज उनकी जय बोल पंक्ति किसकी है? कलम आज उनकी जय बोल नामक पंक्ति किसकी है? तो रामधारी सिंह दिनकर की है पंक्ति है और इस कविता का नाम है शहीद स्वतन। शहीद स्वतन, शहीद स्वतन कविता की पहली पंक्ति है कलम आज उनकी जय बोल, जिसमें देशभक्तों के बलिदान पर लिखा गया है कविता है, यानी देशभक्तों के बलिदान पर ही यह कविता लिखी गई है। 36 नंबर प्रश्न है, दिनकर के 3 काव्य संग्रहों के नाम लिखिए। यहाँ रामधारी सिंह दिनकर के 3 काव्य संग्रहों के नाम लिखने हैं। पहला कुरुक्षेत्र है, दूसरा है रश्मिरथी, तीसरा है उर्वशी। कुरुक्षेत्र का प्रकाशन दोस्तों 1946 में हुई थी, रश्मिरथी 1951 में आई थी और उर्वशी 1961 में आई थी। 37 नंबर प्रश्न है, झंडा गीत किसने लिखा? झंडा गीत किसने लिखा? तो श्यामलाल पार्षद ने लिखा था झंडा गीत, श्यामलाल पार्षद ने। इनका जन्म दोस्तों 1893 में हुआ था कानपुर के करवल गांव में। 1893 में श्यामलाल पार्षद का जन्म हुआ था और इनके द्वारा ही झंडा गीत की रचना की गई थी, जो झंडा फहराते समय गाया जाता है। 38 नंबर प्रश्न है, श्याम नारायण पांडे की किन्हीं 2 प्रमुख राष्ट्रीय रचनाओं के नाम लिखिए। श्याम नारायण पांडे के 2 प्रमुख राष्ट्रीय रचनाओं का नाम पूछा गया है यहाँ पर। तो एक हो जाएगा हल्दी घाटी और दूसरा है जौहर। हल्दी घाटी और जौहर। हल्दी घाटी में दोस्तों महाराणा प्रताप और अकबर के बीच जो युद्ध हुआ था उसको दिखाया गया है और जौहर में महारानी पद्मिनी का कथा वर्णित है, जो किस प्रकार से महारानी पद्मिनी ने जौहर कर लिया था, उसी घटना पर आधारित है यह काव्य जौहर। और इसमें 21 चिंगारियां हैं। जौहर में कुल 21 चिंगारियां हैं। 1907 में आजमगढ़ में जो है श्याम नारायण पांडे का जन्म हुआ था और गांव का नाम था डुमरा गांव, यानी 1907 में आजमगढ़ के डुमरा गांव में श्याम नारायण पांडे का जन्म हुआ था। 39 नंबर प्रश्न है, रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, इस पंक्ति के रचनाकार का नाम लिखिए। यह पंक्ति दोस्तों श्याम नारायण पांडे के द्वारा लिखा गया है। श्याम नारायण पांडे के द्वारा यह पंक्ति लिखा गया है और कविता का नाम है चेतक की वीरता। आपके सिलेबस में लगा हुआ है। चेतक की वीरता की पहली पंक्ति है, रणभीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। अगला प्रश्न है, जौहर महाकाव्य में किसका आख्यान है? जौहर महाकाव्य में दोस्तों महारानी पद्मिनी के आख्यान का वर्णन है। 21 चिंगारियों में इनका वर्णन इसमें किया गया है। जौहर जो है श्याम नारायण पांडे का काव्य है, इसको हम लोगों ने इसके पहले वाले प्रश्न में देख लिया है। 41 नंबर प्रश्न है, उठो धरा के अमर सपूतों रचना किसकी है? किसके द्वारा उठो धरा के अमर सपूतों कविता की रचना की गई थी? तो द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी की कविता है दोस्तों। उठो धरा के अमर सपूतों द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी के द्वारा लिखा गया था। ये आगरा के रोहता के रहने वाले थे, यानी आगरा में रोहता एक जगह है, वहीं के रहने वाले थे द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। 1977 में इन्हें उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा बाल साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया था। तो इस बात को आपको याद रखना है।
42 नंबर प्रश्न है, खूनी हस्ताक्षर किसकी रचना है? खूनी हस्ताक्षर किसकी रचना है? तो गोपाल प्रसाद व्यास के द्वारा खूनी हस्ताक्षर की रचना की गई थी। आपको बता दें कि गोपाल प्रसाद व्यास का जन्म 1915 में मथुरा के पारसौली में हुआ था। 1915 में मथुरा के पारसौली में इनका जन्म हुआ था और इन्हीं के द्वारा गोपाल प्रसाद व्यास के द्वारा खूनी हस्ताक्षर की रचना की गई थी। 43 नंबर प्रश्न है, चेतक की वीरता तथा राणा प्रताप की तलवार किसने लिखी? दो कविता है, एक है चेतक की वीरता और दूसरा है राणा प्रताप की तलवार। आपसे पूछा गया है कि किसके द्वारा लिखा गया है, तो इसके लेखक का नाम है श्याम नारायण पांडे। श्याम नारायण पांडे के द्वारा लिखा गया है। श्याम नारायण पांडे के बारे में पहले के प्रश्नों में हम लोग जान चुके हैं। 44 नंबर प्रश्न है, समकालीन कविता के कुछ प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। तो यहाँ द्वारका प्रसाद माहेश्वरी का नाम है, गोपाल प्रसाद व्यास हैं, सोहनलाल द्विवेदी हैं। ये सभी जो है समकालीन कविता के प्रमुख कवि हैं और सभी जो है राष्ट्रीय काव्य धारा के कवि हैं। द्वारका प्रसाद माहेश्वरी, गोपाल प्रसाद व्यास और सोहनलाल द्विवेदी। 45 नंबर प्रश्न है, सोहनलाल द्विवेदी की कुछ प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। यहाँ सोहनलाल द्विवेदी की प्रमुख रचनाओं का नाम लिखना है। तो भैरवी है, पूजा गीत है, चेतना है। भैरवी, पूजा गीत और चेतना। 1906 में दोस्तों फतेहपुर में सोहनलाल द्विवेदी का जन्म हुआ था और 1969 में इनको पद्म श्री से सम्मानित किया गया था, सोहनलाल द्विवेदी को। 46 नंबर प्रश्न है, तुम्हें नमन कविता सोहनलाल द्विवेदी ने किसकी प्रशंसा में लिखा है? सोहनलाल द्विवेदी ने तुम्हें नमन जो कविता है किसकी प्रशंसा में लिखा है? तो महात्मा गांधी की प्रशंसा में इन्होंने लिखा है तुम्हें नमन कविता। 47 नंबर प्रश्न है, खादी गीत के रचनाकार कौन हैं? सोहनलाल द्विवेदी हैं। सोहनलाल द्विवेदी के द्वारा खादी गीत की रचना की गई थी। हुआ क्या था दोस्तों, 1930 में काशी विश्वविद्यालय में 1930 में काशी विश्वविद्यालय में गांधी पधारे थे और गांधी के स्वागत में द्विवेदी जी ने खादी गीत लिखा था और उनके स्वागत में इस गीत को उन्होंने वहां पर पढ़ा था। 48 नंबर प्रश्न है, भारत रत्न की घोषणा अटल बिहारी वाजपेयी के लिए किस सन में की गई थी? तो दोस्तों दिसंबर 2014 में भारत रत्न देने की घोषणा की गई थी अटल बिहारी वाजपेयी को, लेकिन उनको 2015 में प्रणब मुखर्जी के द्वारा उनके घर पर जाकर के भारत रत्न सम्मान दिया गया था। 49 नंबर प्रश्न है, अटल बिहारी वाजपेयी की दो कविताओं के नाम लिखिए। यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी के दो कविता का नाम लिखना है जो दिया हुआ है यहाँ पर। पहला है कदम मिलाकर चलना होगा और दूसरा है उनकी याद करें। दोनों कविता आपको याद रखना है, आपके सिलेबस में लगा हुआ है। 50 नंबर और अंतिम प्रश्न है, मातृभूमि के लिए किसकी कविता संग्रह है? रमेश पोखरियाल निशंक की कविता है मातृभूमि के लिए। आपको याद रखना है, आपके एचआरडी मिनिस्टर भी कुछ समय रह चुके हैं, उत्तराखंड के रहने वाले हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।